हेलो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? आई होप सो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में देखिए हम लोग क्या डिस्कस करते डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था सिटीजनशिप के बारे में और सिविल सोसाइटी के बारे में, और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से धीरे धीरे सिविल सोसाइटी का जो अप्रोच है ये बढ़ता जा रहा है, इसको लेके लोगों की कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, और किस तरह से सिविल सोसाइटी ये जो डेमोक्रेटिक हमारे जो सोसाइटी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें किस तरह से एक इंपॉर्टेंट चेंज ला सकता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। दैट वी हैव डिस्कस। हमने ये भी डिस्कस किया आपके साथ कि सिविल सोसाइटी एक वैल्यू न्यूट्रल टर्म है, जिसके अंदर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। सो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज व्हाट नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, both kind of the organizations you may find within civil society. So civil society is one such idea that is gaining prominence, that is gaining importance day by day. और उसके क्या पॉजिटिव हो सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, हमने आपके साथ वन बाय वन आपके साथ डियर फ्रेंड डिस्कस किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमने बहुत सारे रीजंस आपके साथ डिस्कस किए कि वाई वी नीड सिविल सोसाइटी, कैसे सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी लाने में, कैसे सिविल सोसाइटी ट्रांसपेरेंसी लाने में, कैसे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने में, लीडरशिप को ट्रेन करने में, डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करने में, इलेक्शन की मॉनिटरिंग में, बहुत सारे हमने रोल डिस्कस किए किसके, सिविल सोसाइटी के। एंड व्हाइल डिस्कसिंग दीज रोल्स ऑफ सिविल सोसाइटी मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया डियर फ्रेंड कि किस तरह से कंटेम्परेरी जो वर्ड है उसमें सिविल सोसाइटी के कुछ नेगेटिव रोल्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं सिविल सोसाइटी। दैट एस्पेक्ट ऑल्सो आई डिस्कस विथ यू पीपल। सो ये बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस की वाइल डिस्कसिंग सिविल सोसाइटी। तो देखिए ये सारी बातें जब मैंने आपके साथ डिस्कस की तो हमने वे किया एक बैलेंस पर्सपेक्टिव हम लेके चले कि क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, किसके बारे में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की। एंड वाइल डिस्कसिंग ऑल दोज एस्पेक्ट हमने देखिए एक ऐसा माना कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है वहां पे हमें जरूरत है किसकी, सिविल सोसाइटी की, बट सिविल सोसाइटी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप कि ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट सिविल सोसाइटी, उसे लेके डियर फ्रेंड्स आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग बनी, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। और उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दिस टॉपिक इज अबाउट सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट के साथ डियर फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सोशल मूवमेंट, व्हाई सोशल मूवमेंट्स दे टेक प्लेस। अभी देखिए फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ लोग इसे फार्मर्स का मूवमेंट भी बोल रहे हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट और जब किसी कलेक्टिव एक्शन को आप सोशल मूवमेंट बोलते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। This thing we will try to understand. So all these aspects I will discuss with you people, but एक हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि सोशल मूवमेंट क्या है। तो आप सभी को देखिए गुड आफ्टरनून, जिन लोगों ने क्लास लेट से ज्वाइन की है। आज इसी टॉपिक को मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि सोशल मूवमेंट है क्या और सोशल मूवमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और सोशल मूवमेंट्स से मतलब क्या है। तो देखिए सोशल मूवमेंट हियर आई एम सेइंग इट इज अ काइंड ऑफ कलेक्टिव एक्शन। So it is a kind of collective action that sustains over a period of time, जो sustain करता है खुद को over a period of time. Such kind of collective action I am referring as social movement. So not any collective action, हर collective action नहीं, a collective action that sustains over a period of time, जहाँ पे collectivity of people, बहुत सारे लोग, not I am talking about one individual, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। व्हेन नंबर ऑफ पीपल और अ कलेक्टिविटी और ए ग्रुप ऑफ पीपल दे कंबाइन देयर रिसोर्सेस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में अपने रिसोर्सेस को पूल अप करते हैं विद सम शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, सच काइंड ऑफ एक्शन इज नोन एज कलेक्टिव सोशल मूवमेंट। सो देखिए इंडिविजुअल के एक्शन की बात नहीं हो रही है, ग्रुप के एक्शन की बात हो रही है। और ये ग्रुप का जो एक्शन है डियर फ्रेंड, ये कोई मॉब नहीं है, ये कोई क्राउड नहीं है,
ये कोई स्पेक्टेटर नहीं है। ये जो कलेक्टिविटी ऑफ पीपल है, दे आर पूलिंग अप देयर रिसोर्सेस इन अ मैनर दैट दे वांट टू अचीव सम शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, कि वो कोई शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को क्या करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जब लोग अपने रिसोर्सेस को पूल अप करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, चैनलाइज करते हैं और किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, सच काइंड ऑफ एक्शन इज नोन एज व्हाट, सोशल मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट्स को हम सोशल मूवमेंट बोलते हैं। ये बात डियर फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, a group of people, I'm not talking about any individual, they are channelizing their efforts, वो अपने efforts को channelize कर रहे हैं किसी shared objective के लिए, किसी common objective के लिए, उसे achieve करने के लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे action को, ऐसे group action को that sustains over a period of time, ऐसे actions को हम social movement बोलते हैं। बट आप ऐसा बोलेंगे कि सर कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं, वो कई बार स्ट्राइक कर देते हैं, या फैक्ट्रीज में कई बार जो वर्कर्स होते हैं, जो ट्रेड यूनियन होते हैं, वो स्ट्राइक कर देते हैं, कई बार जनरल स्ट्राइक करते हैं। तो क्या ये स्ट्राइक, चाहे यूथ की स्ट्राइक हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, या ये वर्कर्स के स्ट्राइक हो किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ये सोशल एक्शन है या नहीं है? देखिए, दिस काइंड ऑफ द स्ट्राइक, दिस काइंड ऑफ द मॉब एक्शन, दिस काइंड ऑफ द क्राउड एक्शन, दैट इज नॉट सोशल एक्शन। बिकॉज मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहां पे एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, उस डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए एक कलेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है। ये स्पोरेडिक नहीं है, ये इवेंट नहीं है कि आपने सोचा और आपने ऐसा किया और आप उसके बारे में भूल गए, ऐसा नहीं है। देखिए, यहां पे ये जो मूवमेंट है, इट विल सस्टेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और कितने टाइम चलेगा, इस टाइम को लेके कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना फ्रीडम मूवमेंट देखें, और अगर आप इस तरह से ट्रेस करते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने धीरे धीरे लोगों में एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की कि वी आर इंडियंस, दे आर ब्रिटिशर्स। तो देखिए, ये जो पूरा आपका इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट चला, इसमें 50 ईयर, 60 ईयर, कुछ लोग 1857 से इसको ट्रेस करते हैं कि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लगे इस मूवमेंट को। तो सर्टेन मूवमेंट्स they may take 100 year also, certain movements like एक बात होती है द्रविडियन मूवमेंट की बात होती है साउथ इंडिया के केस में, कि किस तरह से एक द्रविडियन आइडियोलॉजी वहां पे इमर्ज हुई कि वी आर डिफरेंट एंड नॉर्थ इंडियंस आर डिफरेंट। सो एक आर्यंस दैट इज नॉर्थ इंडियंस एंड द्रविडियंस दैट इज साउथ इंडियन, इस तरह का एक मूवमेंट चला। एंड दैट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920s, 30s तक चला, 40s तक चला। उसके बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन द्रविड़ मुनेत्र खजगम उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। तो देखिए, हर जो मूवमेंट है वो कितने टाइम चलेगा, इस टाइम ड्यूरेशन को लेके कुछ भी फिक्स नहीं है डियर फ्रेंड। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 2 महीने का टाइम है तो मूवमेंट होगा, 2 महीने का टाइम नहीं तो मूवमेंट नहीं होगा, या 2 साल का टाइम होना चाहिए, 20 साल का टाइम होना चाहिए। कुछ मूवमेंट्स 50 साल तक भी चले हैं। तो हियर व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो सोशल मूवमेंट है, इसमें बस आप ये समझिए कि ग्रुप ऑफ पीपल, they are coordinating their efforts, they are channelizing their efforts with some shared objective, उनका कुछ shared objective है, और ये जो उनका मूवमेंट, ये जो उनका एक्शन है, it sustains over a period of time। ऐसे collective action को डियर फ्रेंड हम सोशल मूवमेंट बोलते हैं। this thing you people are able to understand or not? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? ठीक है। अब देखिए, कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसको आप सोशल मूवमेंट बोल रहे हैं, या कोई भी ऐसा कलेक्टिव एक्शन जिसके बारे में हम सोशल मूवमेंट बोल रहे हैं, और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो कलेक्टिव एक्शन है ये स्पोरेडिक नहीं होना चाहिए, कोई एक सिंगल इवेंट नहीं होना चाहिए, कोई इवेंचुअल एक्ट नहीं होना चाहिए, ये काफी सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलना चाहिए। तो किसी भी कलेक्टिव एक्शन के सस्टेन तरीके से चलने के लिए डियर फ्रेंड, उससे किसी आइडियोलॉजी की जरूरत होती है, किसी विचारधारा की जरूरत होती है। विदाउट आइडियोलॉजी नो कलेक्टिव एक्शन कैन सस्टेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो आइडियोलॉजी होता क्या है? देखिए, आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ बिलीफ होता है, जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं वो उस पर भरोसा करते हैं, और जो सेट ऑफ बिलीफ होता है वो आपको एक आइडेंटिटी देता है कि वाई यू आर डूइंग सो, अगेंस्ट whom you are doing so,
सो इंडिया का जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था, फ्रीडम स्ट्रगल वाला, उसमें नेशनलिज्म की एक आइडियोलॉजी थी, और नेशनलिज्म की वो जो आइडियोलॉजी थी वो ऐसा बोल रही थी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, चाहे आपका जो भी रिलीजन हो, चाहे आपकी जो भी रेस हो, चाहे आपकी जो भी कास्ट हो, इनके बियॉन्ड हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियन। इस तरह की बात की जा रही थी उस नेशनलिस्ट मूवमेंट में, उस फ्रीडम स्ट्रगल में। सो नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी वाज यूज इन दैट काइंड ऑफ मूवमेंट, और उस मूवमेंट में देखिए राष्ट्रवाद की एक आइडियोलॉजी यूज की जा रही थी, तब जाके ये मूवमेंट चल पाया। कितने टाइम तक? इतने टाइम तक ये चल पाया। सो व्हाट आई मीन टू से कि किसी भी कलेक्टिव एक्शन के सस्टेन पीरियड तक चलने के लिए उसमें एक आइडियोलॉजी, उसमें एक विचारधारा की क्या है, जरूरत है। और ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा रहेगी डियर फ्रेंड, तभी वो मूवमेंट क्या कर पाएगा, चल पाएगा। तो देखिए जब मैं बात कर रहा था द्रविडियन मूवमेंट के बारे में, तो उसमें एक आइडियोलॉजी लाई गई। आइडियोलॉजी लाई गई कि ये जो एंशिएंट आर्यंस हैं ये यूरोप से आए थे, और जब ये यूरोप से आए तो ये नॉर्थ इंडिया में पहले सेटल हुए। इनका जो कलर था फेयर था, ये गोरे थे। हम लोग साउथ इंडिया में रह रहे हैं, हम पहले से ये डार्क थे, हम लोकल इनहेबिटेंट हैं, हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। ये आर्यंस इन्वेडर की तरफ से आए थे, अटैकर की तरफ से आए थे, आउटसाइडर की तरफ से आए थे। तो दिस इज आवर पीस ऑफ लैंड, ये हमारी जगह है, और यहाँ पे द्रविडियंस रहेंगे। दीज नॉर्थ इंडियंस दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ दिस एरिया विच बिलोंग्स टू द्रविडियन पीपल। तो देखिए इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह की विचारधारा यूज की गई द्रविडियन मूवमेंट में। सो आर्यंस वर्सेस द्रविडियन का क्या चला, एक मूवमेंट चला कि आर्य वर्सेस द्रविड़, इस तरह की बातें चली। तो इस तरह का मूवमेंट चला आर्यंस वर्सेस द्रविडियन का, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो देखिए इस तरह की आइडियोलॉजी की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और देखिए जब इस तरह की आइडियोलॉजी रहेगी तभी इस तरह के सोशल मूवमेंट क्या कर पाएंगे, सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक चल पाएंगे। सो कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, और हमेशा उसमें एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। सो ये चीजें रहेंगी, देन दैट काइंड ऑफ द कलेक्टिव एक्शन विल बी नोन एज सोशल मूवमेंट। सो कोई भी कलेक्टिव एक्शन जो सस्टेन करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, वो सोशल मूवमेंट कहलाया जा सकता है, प्रोवाइडेड इट शुड बी आउटसाइड। ये आउटसाइड होना चाहिए एस्टैब्लिश अथॉरिटी। आउटसाइड द एस्टैब्लिश अथॉरिटी सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि आप कई बार ऐसी बात करते हैं ना, सर्व शिक्षा अभियान की, एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसी कैंपेन चल रही है कि सभी को लिटरेसी मिलनी चाहिए, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और इस सर्व शिक्षा अभियान से समाज में जो इलिटरेसी है उसे हम दूर करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसे रिमूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू रिमूव इलिटरेसी फ्रॉम द सोसाइटी, सच काइंड ऑफ द अटेम्प्ट वी आर टेकिंग। बट ये अटेम्प्ट डियर फ्रेंड कौन ले रहा है? ये अटेम्प्ट सरकार ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो जो सर्व शिक्षा अभियान है, जो एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन है, ये सरकार की कैंपेन है। तो दैट इज नॉट द सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट वो इफर्ट होगा, वो कलेक्टिव इफर्ट होगा डियर फ्रेंड, जो सस्टेन कर रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आइडियोलॉजी है बट गवर्नमेंट के सपोर्ट के बियॉन्ड वो काम कर रहा है। सो इफ इट इज वर्किंग बियॉन्ड द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, देन दैट विल बी नोन एज व्हाट, सोशल मूवमेंट। गवर्नमेंट को जो इफर्ट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एजेंडा। गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है, इसमें चीजों को प्लान करके सीक्वेंशियल मैनर में, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट सोशल मूवमेंट। सो इस बातों को समझने की कोशिश करिए कि पहला तो कलेक्टिव मोबिलाइजेशन है, दूसरा इट सस्टेन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेन करने के लिए एक आइडियोलॉजी की जरूरत है, एक विचारधारा की जरूरत है, और इट शुड बी आउटसाइड। ये आउटसाइड होना चाहिए किससे? एस्टैब्लिश अथॉरिटी सिस्टम से। देन दैट पर्टिकुलर एक्शन विल बी नोन एज सोशल मूवमेंट। ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं? देन नेक्स्ट मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखिए नेक्स्ट मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर सोशल मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उसमें एक लीडरशिप होनी चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे
कि किस तरह से शुरू में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज थी वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हु इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज द नेक्स्ट टू हिम, उसके बाद कौन है, प्रॉपर हायरकी है या नहीं है, कौन किससे काम कहेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसका क्या काम है। देखिए इस तरह के जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इस तरह की हायरकी, इस तरह का अथॉरिटी स्ट्रक्चर, इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर, when all these things will be there, then you will say that there is a proper organization, and without that proper organization no collective action can become a social movement. This thing, dear friend, you have to study, that there should be a kind of collective orientation, that collective action sustains over a period of time. उसमें एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसमें एक लीडरशिप होनी चाहिए, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और ये सारा इफर्ट है ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना चलना चाहिए। तब आप ऐसे कलेक्टिव एक्शन को सोशल मूवमेंट बोलते हैं। और देखिए लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है डियर फ्रेंड, किसी भी मूवमेंट के मूवमेंट बनने में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। और जब लीडरशिप वेल डिफाइन होता है तब मूवमेंट के सक्सीड होने के, पावरफुल बनने के, स्ट्रांग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने देखिए इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पढ़ा होगा कि बिफोर अराइवल ऑफ गांधी जी के अराइवल से पहले एक तरह की डिबेट चल रही थी, कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की। सो इस तरह की डिबेट, इस तरह की स्ट्रैटेजी को लेके कंसेंसस नहीं बन पा रहा था विद इन कांग्रेस, विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो गांधी जी के आने से क्या हुआ, एक अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप मिली किसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में कांग्रेस ने बोला कि उनका एक ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी होगा, प्रोविंशियल कमेटी होगा। सो सच प्रोविंशियल कमेटीज, सच ऑल इंडिया वर्किंग कमेटीज वर फॉर्म। सो आपने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया और उस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सो एनी कलेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज सोशल एक्शन, पहला तो उसे सस्टेन करना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम डायमेंशन है। दूसरा, ये सस्टेन हो पाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तभी जब उसमें एक आइडियोलॉजी होगी। तीसरा, ये जो आइडियोलॉजी बेस्ड मूवमेंट है इट शुड बी आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्ट। चौथा, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। पांचवा, उसमें एक वेल डिफाइंड लीडरशिप होनी चाहिए। और अगर लीडरशिप क्लियर कट नहीं है तो ऐसे मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो लीडर लोगों को डिसिप्लिन करता है। देखिए लीडर सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है, लीडर आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है, नॉन कोऑपरेशन यूज करना है या सिविल डिसोबीडियंस करना है या क्विट इंडिया बोलना है, ये कौन बताता है, लीडर बताता है। तो व्हाट विल बी द प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी ऑफ द मूवमेंट, व्हाट काइंड ऑफ द टूल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द मूवमेंट, everything is being told by the leader, and that's why I'm saying there is utility of what, leadership in any social movement. So ये सारे अगर component होंगे then dear friend that particular collective action is well qualified to be called as what, social movement. ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। टाइम ड्यूरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि ये आउटसाइड स्टैब्लिश अथॉरिटी होनी चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और एक लीडरशिप होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर हैं देन दैट पर्टिकुलर कलेक्टिव एक्शन विल बी नोन एज सोशल मूवमेंट। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। देखिए ये चीज सभी को समझ आ रहा है? अगर यस आ रहा है तो बताइए हाँ आ रहा है, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो से यस कि थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू पीपल। उसके बाद देखिए मैं आपके साथ बोल रहा था, देखिए हर जो सोशल मूवमेंट होता है, एवरी सच सोशल मूवमेंट डियर फ्रेंड, हर सोशल मूवमेंट में एक चेंज ओरिएंटेशन होना चाहिए। चेंज ओरिएंटेशन से मेरा मतलब है या तो आप चेंज लाना चाहते हैं या तो आप चेंज का अपोज कर रहे हैं बेसिकली। लाइक अगर ऐसा लोग बोल रहे हैं कि किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, किसानों का एक मूवमेंट चल रहा है, तो कुछ चेंज जो आने वाला है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, 3 नए कानून सरकार ला रहे हैं, उस चेंज का, उस परिवर्तन का ये किसान क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सो व्हाट आई मीन टू से कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सोशल मूवमेंट, एनी कलेक्टिव एक्शन दैट सस्टेन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आइडियोलॉजी है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लीडरशिप है,
अगर ये सस्टेन करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दैट कलेक्टिव एक्शन दैट वी आर कॉलिंग एज सोशल मूवमेंट डियर फ्रेंड, उसमें क्या होना चाहिए कि एक चेंज ओरिएंटेशन होना चाहिए। लाइक आपने देखा कि प्रो रिजर्वेशन मूवमेंट चल रहा और उसी के खिलाफ एक एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चला। सो कुछ लोग मूवमेंट कर रहे थे कि उन्हें जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन चाहिए। वीकर सेक्शन के लिए सीटें क्या होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। वीकर सेक्शन के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ऐसी बात बोल रहे थे कुछ लोग। बट एट द सेम टाइम देयर वर ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देयर वाज ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो इस चीज का अपोज कर रहे थे, जो इसका विरोध कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। So you will always find a section of people who are in support of the social change, a section of people who are against the social change. So change is one essential component of any collective action which is calling itself as social action. या तो आप चेंज के फेवर में हैं या तो आप चेंज के अगेंस्ट में हैं। बट कभी भी अगर सोशल मूवमेंट की बात की जा रही है डियर फ्रेंड, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप हमेशा पाएंगे कि देर आर इन्वायरमेंटल मूवमेंट। और ये जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके खिलाफ ये मूवमेंट्स चल रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी मूवमेंट होते हैं जहाँ पे कुछ लोग अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर बात करते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं, विमेन के मूवमेंट होते हैं जो एग्जिस्टिंग पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसे चेंज करना चाहते हैं। कास्ट मूवमेंट हुए हैं, दलित मूवमेंट हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स यू विल फाइंड। एथनिक मूवमेंट्स होते हैं जो रिसोर्सेस में किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को जो एक्सक्लूड किया जा रहा है उस चीज का अपोज करते हैं। तो देखिए समाज में जो भी हो रहा है या तो उसके फेवर में या तो उसके अगेंस्ट में ऐसे मूवमेंट्स आते हैं। तो अगर मैं आपको समराइज करूं कि कोई भी जो कलेक्टिव एक्शन है उसे आप सोशल मूवमेंट कब कहेंगे, तो आप यही बोलेंगे कि सर एक तो डायमेंशन जो आपने बताया दैट इज टाइम डायमेंशन, कि इट सस्टेन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा जो मैंने आपको बताया दैट इज देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। तीसरा मैंने बोला कि जो गवर्नमेंट की स्टैब्लिश अथॉरिटी है इस स्टैब्लिश अथॉरिटी से बाहर होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, सोशल मूवमेंट होगा। चौथा मैंने आपके साथ बताया कि ऐसे किसी भी सोशल मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए एक वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। पांचवा मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी सोशल मूवमेंट है इसे एक लीडरशिप की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि देयर शुड बी सम चेंज ओरिएंटेशन। चेंज का ओरिएंटेशन जरूर होना चाहिए, या तो आप फेवर में है चेंज के या तो आप अगेंस्ट में चेंज के। सो ऑल दीज थिंग्स इफ विल बी प्रेजेंट डियर फ्रेंड देन दैट कलेक्टिव एक्शन इज वेल क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज सोशल मूवमेंट। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये बात सभी को समझ में आ रहा है कि किसी भी कलेक्टिव एक्शन को सोशल मूवमेंट होने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड तभी वो कलेक्टिव एक्शन खुद को सोशल मूवमेंट बोल सकता है। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये बात आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर सभी को समझ में आ रहा है देन वी विल प्रोसीड फर्दर एंड आई होप कि यहां तक सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी कि सोशल मूवमेंट कलेक्टिव एक्शन है that sustains over a period of time, supported by an ideology, supported by a leadership, having well defined organization and having change orientation। but जो established government की authority है उसके outside एक काम कर रहा है, that movement is known as social movement। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात सभी को समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? फाइन। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जेनेसिस ऑफ सोशल मूवमेंट, जेनेसिस ऑफ सोशल मूवमेंट में हम समझने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड कि कैसे सोशल मूवमेंट इमर्ज होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी मूवमेंट सोशल मूवमेंट हो जाएगा। सम टाइमिंग शुड बी देयर, टाइमिंग शुड बी राइट, तभी वो मोमेंटम बन पाएगा। तो हो सकता है कि गांधी जी ने पहली बार जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया अगस्त 1920 में, मोमेंटम ही नहीं मिल पाया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। तो फर्स्ट जो उनका स्टार्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, इट कुड नॉट गेन मोमेंटम, इट गेन मोमेंटम ओनली आफ्टर नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो देखिए वो स्ट्रक्चरल कंडीशंस क्या हैं, वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्या है जिसमें ऐसा कोई मूवमेंट इमर्ज होगा
और प्रोलिफरेट होगा और सक्सेसफुल होगा, दैट थिंग वी नीड टू डिस्कस कि व्हाट ऑल आर दोस स्ट्रक्चरल कंडीशंस विच आर कंड्यूसिव फॉर एनी सोशल मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल। ये हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। और जब यहाँ पे बात करते हैं तो बोले कि व्हाट ऑल आर दोस स्ट्रक्चरल कंडीशंस दैट फैसिलिटेट सोशल मूवमेंट, कि वो स्ट्रक्चरल कंडीशंस हैं क्या जो सोशल मूवमेंट के लिए फैसिलिटेट करेंगी कि अगर ये कंडीशंस हैं तब जरूर सोशल मूवमेंट होगा और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी क्या हैं, ज्यादा हैं। तो दीज कंडीशंस डियर फ्रेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सच कंडीशंस which are essential for emergence, for sustenance of what? A social movement. So these conditions I am going to discuss with you people. और जब इन conditions के बारे में मैं बात करता हूं तो ऐसे तीन theories हैं, और जो तीन theories है डियर फ्रेंड, एक theory sense of deprivation की बात कर रही है कि सोसाइटी में अगर एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन रहेगा, जिसको हम आगे के रिलेटिव डिप्राइवेशन डिस्कस करेंगे, देन चांसेस आर हाई for emergence of social movement. So deprivation is one such structural condition that may lead to emergence of what? Social movement. दूसरी कंडीशन में बोल रहा हूं स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। तो सोसाइटी को अगर स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो जिस तरह से स्ट्रेन की बात होती है, और ये जब भी आपने फिजिक्स में स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में पढ़ा होगा तो एक रेजिलेंस लिमिट के बारे में पढ़ा होगा कि उस रेजिलेंस लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप सह सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं इसलिए। तो उसी तरह से हर सोसाइटी में सिमिलैरिटी भी होती है और डिफरेंसेस भी होते हैं। हर सोसाइटी में जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, स्टैब्लिश्ड वैल्यूज हैं, उनको लोग चैलेंज करते रहते हैं, बट सोसाइटी की एक रेजिलेंस लिमिट है जिसके अंदर ये सारी चीजों को वो मैनेज कर लेते हैं। जब ये स्ट्रेन, जब ये टेंशन उस रेजिलेंस लिमिट के बियॉन्ड चला जाएगा, सोसाइटी चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगी, देन देयर विल बी ए सोशल मूवमेंट। तब समाज में क्या होगा, एक सोशल मूवमेंट होगा। दिस एस्पेक्ट ऑल्सो आई विल डिस्कस विद यू पीपल। एंड थर्ड इज रिवाइटलाइजेशन। देखिए रिवाइटलाइजेशन का मतलब यह है कि आपके जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, जो सोशल ट्रेडिशंस हैं, जो सोशल कस्टम्स हैं, जो कल्चर है आपकी सोसाइटी का, प्रोबेबली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रेजेंट कंडीशन एंड यू आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग एल्स। सो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं दे मे ऑल्सो लीड टू रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट। सो ऐसे तीन स्ट्रक्चरल कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। डिप्राइवेशन को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे और रिवाइटलाइजेशन की थीम को डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल आर दोज स्ट्रक्चरल कंडीशंस दैट मे फैसिलिटेट emergence of a social movement, that we will try to discuss dear friend. I hope कि इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है, इसकी हम बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस सेंस ऑफ डिप्राइवेशन। देखिए जब मैं आपके साथ डिप्राइवेशन की बात कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिप्राइवेशन की बात कर रहा हूं, रिलेटिव डिप्राइवेशन की। रिलेटिव डिप्राइवेशन, इसको समझने की कोशिश करिएगा डियर फ्रेंड कि कैसे रिलेटिव डिप्राइवेशन it may give rise to emergence of social movement. This aspect you need to understand how, in what manner relative deprivation may lead to emergence of social movement. और जब हम इसकी बात करेंगे डियर फ्रेंड तो हम यही बात कर रहे हैं कि ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशन है। रिलेटिव डिप्राइवेशन एक सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, और ये जो सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशन है ये एक तरह का नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव कंडीशंस इन विच यू आर प्लेस। सो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस जिसमें आप प्लेस हैं उन्हें लेके ये एक तरह का नेगेटिव क्या है, ओरिएंटेशन है। इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये सिमेट्रिकली रिलेटेड नहीं है। अगर मैं आप लोगों से आज पूछूं कि एंशिएंट टाइम में और मिडिवल टाइम में वुमेन की कंडीशन ज्यादा अच्छी थी या आज मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न टाइम में वुमेन की कंडीशन ज्यादा अच्छी है, सो व्हाट विल बी योर आंसर कि कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम वाज बेटर, इन मिडिवल टाइम वाज बेटर, और इन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न टाइम इट इज बेटर? क्या आपका आंसर होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? हो सकता है कि आपका आंसर ये हो कि आज
जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें विमेन की कंडीशन क्या है, बेटर है। बट विमेन जो मूवमेंट्स हैं, विमेन जो इश्यूज हैं, उनको लेके जो कंसर्न्स हैं, वो विमेन के एंशिएंट टाइम में ज़्यादा थे, मिडिवल टाइम में ज़्यादा थे, या विमेन की डिमांड्स, विमेन इश्यूज रिलेटेड प्रोटेस्ट, विमेन के इश्यूज पे एजिटेशन, विमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसकी रिपोर्टिंग, उससे रिलेटेड एफआईआर आज ज़्यादा है या पहले ज़्यादा थी? शायद आज ज़्यादा है डियर फ्रेंड। तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने की समझने की कोशिश करेंगे कि एंशिएंट और मिडिवल टाइम में तो कंडीशंस खराब थी बट मूवमेंट्स नहीं थे। मॉडर्न टाइम्स में और पोस्ट मॉडर्न टाइम में कंडीशन बेटर है बट बहुत सारे मूवमेंट हैं। ऐसा क्यों है? दिस थिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड, एंड दिस थिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन। इसके साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो रिलेटिव डिप्रिवेशन एक तरह का नेगेटिव इमोशन है जो आप फील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव कंडीशंस दैट यू आर सीइंग अराउंड यू। अपने आसपास जो आप ऑब्जेक्टिव कंडीशन देख रहे हैं उससे लेके जो आप नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं दैट इज नोन एज रिलेटिव डिप्रिवेशन। और ये ऑब्जेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, ऑब्जेक्टिवली रिलेटेड नहीं से मेरा मतलब यह है कि नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि जो पुअर है वो ज्यादा डिप्राइव फील कर रहा है। हो सकता है कि जो बेटर ऑफ है वो ज्यादा डिप्राइव फील कर रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है एक बहुत बड़े स्कॉलर जिनका नाम है सैमुअल स्टॉफर। सैमुअल स्टॉफर एक किताब लिख रहे हैं, उस किताब का नाम है द अमेरिकन सोल्जर। द अमेरिकन सोल्जर, ये एक बुक इन्होंने लिखी। और ये जो अमेरिकन सोल्जर बुक है इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका में देर आर टू कैटेगरीज ऑफ द सोल्जर्स। एक कैटेगरी ऑफ सोल्जर हुए हैं जो वॉर फ्रंट पे गए हैं, इराक में गए हैं, अफगानिस्तान में गए हैं, दूसरे फ्रंट पे गए हैं, सीरिया में गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, वो एक्चुअल जो वॉर फ्रंट है वहां पे काम कर रहे हैं एंड दे आर फाइटिंग, दे आर इन ट्रबल जोन, दे आर इन टेंस एरिया एंड दे आर फाइटिंग एंड देयर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कोई भी बुलेट उनकी जान ले सकती है। So that is one set of the soldiers who are fighting on war front. They are in tense areas जहाँ पे rigorous काम कर रहे हैं. And there are another set of the soldiers who are living in cantonment areas. दूसरे set of the soldiers हैं जो cantonment areas में रह रहे हैं और cantonment areas में वो peacefully रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा rigorous ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। So those who are living in cantonment area, they are one category of soldiers, and those who are living in war front, they are another categories of soldiers. So what Samuel Stoffer found, Samuel Stoffer ने पाया कि वो soldiers जो war front area में रह रहे हैं, battle front area में रह रहे हैं, वो ज्यादा happy हैं, ज्यादा contented हैं। और जो soldiers रह रहे हैं cantonment area में, जहाँ पे ज्यादा peace है, ज्यादा comfort है, ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं है, दे आर मोर डिसकंटेंटेड। तो उन्होंने पाया कि इसका उल्टा होना चाहिए था, ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन, ज्यादा डिसकंटेंटमेंट उन सोल्जर्स में होना चाहिए था जो वॉर फ्रंट पे हैं, और ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा रिलीफ उन सोल्जर्स में होना चाहिए था जो कैंटोनमेंट एरिया में है। बट उन्हें उल्टा मिल रहा है, जो वॉर फ्रंट में वो ज्यादा कंटेंटेड, ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, जो कैंटोनमेंट एरिया में वो ज्यादा डिसकंटेंटेड और ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। तो इन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं ये इस वजह से हो रहा है कि जो वॉर फ्रंट एरिया में है उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्रेन टू फाइट, उन्हें ट्रेन किया गया किसके लिए? फाइट करने के लिए। वो हमेशा इस सिचुएशन का वेट कर रहे थे कि दे विल गेट अ चांस टू फाइट, सो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई themselves with those soldiers who laid their life for the US, who fought for US in a best possible manner, and those who got gallantry medal, presidential medal। तो वो उसको अपना रेफरेंस ग्रुप लेके चल रहे हैं कि हम भी इस तरह से लड़ेंगे, हम भी इस तरह से फाइट करेंगे, हम भी गैलेंट्री मेडल ले आएंगे, हम भी जीत के आएंगे। इस तरह से वो एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं और उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनके आइडियल्स वो सोल्जर्स हैं जिन्होंने यूएस के लिए काफी अच्छा काम किया बैटल फ्रंट पे, जिन्हें प्रेसिडेंट का मेडल मिला, जिन्हें गैलेंट्री मेडल मिला और अपनी लाइफ में वो काफी आगे गए। वाइल जो कैंटोनमेंट एरिया में सोल्जर्स रह रहे हैं डियर फ्रेंड, इनके जो आइडियल्स हैं, इनका जो रेफरेंस ग्रुप है जिसको ये देख रहे हैं, वो सिविलियंस हैं।
सिविलियंस जिनमें कम डिसिप्लिन है, सिविलियंस जो बिना रूल बाउंड घूम रहे हैं, सिविलियंस जो अपनी लाइफ में ज्यादा कैजुअल हैं। तो जब ये कैंटोनमेंट एरिया में रहने वाले सोल्जर्स बाकी सिविलियन से खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं कि हम रह तो रहे हैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सिविलियंस के साथ, बट सिविलियंस में ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है कि सुबह 5 बजे उठना और पीटी करना है। सिविलियंस में ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है कि शाम को 7 के पहले आपको वापस आ जाना है कैंट एरिया में। सिविलियंस को ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है कि अगर कैंट से बाहर जा रहे हैं तो आपको पर्पस बताना पड़ेगा, किस पर्पस से आप बाहर जा रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स they are not there with civilians. So those who are living in cantonment areas, dear friend, their role model is civilians. Those who are living in war front areas or battlefield areas, their role models are what? Their role models are those who have already laid their life, those who got presidential medal. इसलिए आप किसको अपना रेफरेंस ग्रुप लेके चल रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि आप डिप्राइव फील करेंगे या डिप्राइव फील नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया कि एंशियंट और मिडिवल टाइम में जो वेमेन थी वो ज्यादा डिप्राइव नहीं फील करती थी, हालांकि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जिसमें आप रह रहे हैं, यहां पे विमेन की कंडीशन बेटर है पहले से, बट आक्रोश ज्यादा है, इशू ज्यादा है, कंसर्न ज्यादा है। वाई? बिकॉज इन एंशियंट एंड मिडिवल टाइम्स women they never compared themselves with the men. In modern and post modern society women को जो रेफरेंस ग्रुप है वो मेन है बेसिकली है, इसलिए women ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप देखिए एक स्कूटी है, एक स्कूटी का एड मैंने देखा, अब शायद उसका एड नहीं आ रहा है, कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, कि सारा फन बॉयज के लिए क्यों है, गर्ल्स के लिए क्यों नहीं है। तो वाई सोसाइटी इज गिविंग सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कि अगर बॉय है वो अगर सड़क पे स्मोकिंग कर रहा है तो ठीक है, ऑल राइट, कोई उसको बहुत ज्यादा स्टेयर नहीं करेगा, घूरेगा नहीं, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि लड़के ऐसा ही करते हैं। बट कोई गर्ल है अगर वो स्मोकिंग कर रही है तो सब लोग एक बार तो पीछे मुड़ के देखेंगे कि ऐसा क्यों चल रहा है। तो देखिए व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि स्मोकिंग इज गुड, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों की हेल्थ के लिए खराब है, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी। बट सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि जो अगर लिकर की शॉप्स हैं, शराब की दुकानें हैं, वहां पे अगर कोई लड़की पहुंच जाए कुछ लेने के लिए तो लोग पहले उसे देखने लगते हैं कि आपसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए इस तरह का जो ओरिएंटेशन है ये गलत है। जो चीज गलत है वो सबके लिए गलत है, जो चीज बनी है वो सबके लिए बनी है। तो आज जो महिलाएं हैं वो शायद आगे बढ़ के चीजों को कर रही हैं, बट उनमें एक कहीं ना कहीं ये बात है कि हमें पुरुषों को कंपीट करना है। अगर पुरुष कॉम्बैट पोस्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में पायलट बन सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं बन सकती? अगर पुरुष वॉर फ्रंट पे जाकर लड़ सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? अगर पुरुष क्रिकेट खेल सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं खेल सकती? अगर पुरुष फुटबॉल खेल सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? और जो भी एरिया जहां पे अभी तक विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, विमेन जो ग्रुप है, जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रिलेटिव डिप्रिवेशन से रिलेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम डिप्राइव्ड हैं, हम पुरुषों के सापेक्ष डिप्राइव फील करते हैं कि उन्हें ज्यादा अधिकार है, हमें कम अधिकार है, उन्हें ज्यादा अवसर हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें कम अपॉर्चुनिटीज है। देखिए रिलेटिव डिप्रिवेशन ये इस तरह का इमोशन है कि आप किसी के रिलेटिवली खुद को क्या फील कर रहे हैं, डिप्राइव फील कर रहे हैं। तो सपोज करिए यहां पे दो लोग हैं, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए इज वन पर्सन, बी इज वन पर्सन, एंड देयर इज समथिंग नोन एज एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कोई एक डिजायरेबल पोस्ट हो सकती है, कोई एक डिजायरेबल आइटम हो सकता है, कोई एक डिजायरेबल कम्युनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ए इज नॉट हैविंग एक्स, बी इज नॉट हैविंग एक्स, कोई बात नहीं है। बट इफ सपोज ए इज हैविंग एक्स बट बी इज नॉट हैविंग एक्स, बट बी थिंक्स दैट बी कैन ऑल्सो हैव एक्स, एंड बी थिंक्स he has or she has all capabilities to have X, then B will feel relatively deprived। और ये आप relatively deprived feel करेंगे vis-a-vis whom? A, कि A के पास X है, B जो भी उसको भी लगता है कि मैं भी उतना कैपेबल हूं, मेरे पास भी X होना चाहिए, बट B के पास X नहीं है, तो B एक ऐसा रिलेटिव डिप्रिवेशन की फीलिंग लाएगा। इसलिए नहीं कि X की जरूरत है B को, बट इसलिए कि बी को लगता है कि उसके पास भी एक्स होना चाहिए क्योंकि ये ए के पास है और ए के बराबर ही या ए से ज्यादा क्वालिफिकेशन।
ए से ज्यादा कैपेबिलिटीज बी में है, देन प्रोबेबली बी विल फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। मतलब आप रिलेटिव डिप्राइव इसलिए फील नहीं कर रहे हैं कि सच में वो चीज आपके पास नहीं है, आप रिलेटिवली डिप्राइव इसलिए फील कर रहे हैं कि वो चीज आपके पास नहीं है बट इस फेलो के पास है, जो टैलेंट में, एक्सपर्टीज में या तो आपसे कम है, आपके बराबर ही है, तो इसलिए ये चीज आपके पास होनी चाहिए। और अगर ये चीज आपके पास नहीं है, देन डियर फ्रेंड यू विल फील योरसेल्फ रिलेटिवली डिप्राइव्ड। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। देखिए, रिलेटिव डिप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया डियर फ्रेंड या नहीं? अगर यस तो प्लीज से कि यस, ये चीज आप लोग को समझ में आई है, जिससे हम आगे प्रोसीड कर सकें कि रिलेटिव डिप्रिवेशन आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स और नॉट? ये बात समझ में आ रहा है? फाइन। दूसरी बात मैं आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूं कि वो क्या कंडीशंस हैं जो रिलेटिव डिप्रिवेशन को बढ़ावा देंगे बेसिकली। सो व्हाट ऑल आर दोस कंडीशंस व्हिच मे गिव राइज टू इमर्जेंस ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन? तो आप ऐसा देखिए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो हो सकता है कि एक ऐसी कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हो, जैसे इंडियन सोसाइटी में अनटचेबल कास्ट माना जाता था, अस्पृश्यता उनके साथ प्रैक्टिस की जाती थी, ह्यूमिलिएशन होता था, रिडिक्यूल होता था, तो शायद ऐसी कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर। बट स्कॉलरशिप प्राप्त की, पढ़ने में तेज, तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, यूएस गए, कहीं भी गए, और पढ़ के जब वो वापस आ रहे हैं, तो देखिए जब पढ़ के आ रहे हैं वापस, तो उन्हें लग रहा है कि अब मैं अपने ग्रुप से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरे ग्रुप का मैं शायद पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो हाई स्कूल गया, मेरे ग्रुप का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने ग्रेजुएशन की, और शायद इंडिया का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है। सो व्हाट डॉक्टर अंबेडकर इज सेइंग, ही इज सेइंग कि नाउ माय एस्पिरेशनल ग्रुप इज अपर कास्ट। मैं खुद को कंपेयर करता हूं किसके साथ? उस अपर कास्ट के युवा के साथ, कि उसके जैसे मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशनल एक्सेस, आई गॉट द एजुकेशन, मैंने भी वो एजुकेशन पाई है जो किसी अपर कास्ट के यूथ ने पाई है, बट सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में हमारी कोई पूछी नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग केसेस जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू कास्ट ऑफ अनटचेबल। सो इससे उनके माइंड में एक गुस्सा आ रहा है और बोल रहे हैं कि उनका जो रेफरेंस ग्रुप है वो चेंज हो जा रहा है। उनका रेफरेंस ग्रुप अपनी कास्ट के लोग नहीं है, उनका जो रेफरेंस ग्रुप है दैट इज द पीपल ऑफ अपर कास्ट। जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो वेल प्रिविलेज हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वो उनका क्या है? रेफरेंस ग्रुप है। देखिए, जब इस रेफरेंस ग्रुप के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आप अपने ग्रुप के लोगों को, अपनी कास्ट के लोगों को बताएंगे कि देयर इज समथिंग नोन एज रिलेटिव डिप्रिवेशन विद अस। हमारे साथ रिलेटिव डिप्रिवेशन हो रहा है और हमें इस रिलेटिव डिप्रिवेशन को डियर फ्रेंड खत्म करने की क्या है? जरूरत है। तो व्हेन डॉक्टर अंबेडकर मोबिलाइज हिज कास्टमेन, हिज ग्रुप पीपल, सो ही मोबिलाइज बिकॉज नाउ his reference group got changed। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड कि आपका जो रेफरेंस ग्रुप है वो बदल चुका है, and accordingly he tried to mobilize his people, he tried to empower his people because his reference group has changed। so जब भी चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे माइनॉरिटी की बात हो, चाहे दलित की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, देखिए आपका जो रेफरेंस ग्रुप है जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर पा रहे थे, सिंस वो बदल गया है, बिकॉज ऑफ दैट you are going for such kind of movement। so that is known as relative deprivation theory। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड और नॉट? दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिलेटिव डिप्रिवेशन, रेफरेंस ग्रुप बदलने की वजह से आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि आप रिलेटिवली डिप्राइव्ड हैं। ऐसा नहीं कि आप डिप्राइव्ड हैं, बट जब इंडियंस यूएस के साथ कंपेयर करते हैं तो खुद को डिप्राइव फील करेंगे, जब पाकिस्तान के साथ फील करेंगे तो इंपावर फील करेंगे। सो होम यू आर कीपिंग योर रेफरेंस पॉइंट, आप अपना स्टैंडर्ड किसको रख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप रिलेटिव डिप्रिवेशन फील करेंगे या नहीं करेंगे। रिलेटिव डिप्रिवेशन आप तब फील करेंगे जब आपका जो रेफरेंस ग्रुप है उसके रिलेशन में खुद आपको आप क्या फील कर रहे हैं? डिप्राइव फील कर रहे हैं। देन यू विल फील योरसेल्फ रिलेटिवली डिप्राइव्ड। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बात समझ पा रहे हैं? फाइन। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं, सेकेंड थिंग आई एम सेइंग
कि मीडिया एक्सपोजर। देखिए जो मास मीडिया है, ये मास मीडिया क्या करता है डियर फ्रेंड, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाया है, आपको बहुत सारा नॉलेज दिखाता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, और इन्हें देख के डियर फ्रेंड आपके माइंड पे एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस आता है। यू डेवलप अ न्यू आइडेंटिटी, आप अपने बारे में एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं, एंड सच आइडेंटिटी दे गिव राइज टू न्यू एस्पिरेशंस। इससे आपकी नई एस्पिरेशंस बनती हैं, और ये जो आइडेंटिटी है, ये जो एस्पिरेशंस हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होती बेसिकली, सो आप मीडिया में एक यूथ की आइडेंटिटी देखते हैं, एंड यू स्टार्ट डेवलपिंग योरसेल्फ, यू बिलोंग्स टू सच काइंड ऑफ आइडेंटिटी। मीडिया इंफॉर्मेशन के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन देता है, और ये आपके अंदर एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की जो प्रक्रिया है उससे बनाता है। सो यू डेवलप ए सॉर्ट ऑफ व्हाट सेल्फ आइडेंटिटी, और ये जो सेल्फ आइडेंटिटी है डियर फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं आपकी एस्पिरेशंस को क्या करता है, बढ़ाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दोस एस्पिरेशंस यू स्टार्ट डिमांडिंग सर्टेन थिंग्स, और वो चीजें अगर आपको नहीं मिलती है डियर फ्रेंड, तब आप एक फीलिंग डेवलप करते हैं, दैट इज फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड और नॉट? सच फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये कैसे मीडिया एक्सपोजर से भी आप इस तरह की चीजें बनाते हैं। और थर्ड थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जब सोसाइटी में होती है, तो एक तरफ तो ऐसा होता है कि आपकी जो लाइफ है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो इंप्रूव होते हैं, तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की आपको एक्सेस बनती है, हेल्थ की, एजुकेशन की, हाउसिंग की, ये सब बनती है, आप रिच हो जाते हैं। तो देखिए प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स नंबर ऑफ चेंजेस। पहला तो ये कि प्रॉस्पेरिटी क्या करती है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, इमीडिएट इनसिक्योरिटीज, उन्हें खत्म करता है क्या, प्रॉस्पेरिटी। दैट इज वन थिंग, दैट एनी सच प्रॉस्पेरिटी विल एंड योर इमीडिएट व्हाट इनसिक्योरिटीज, दैट इज फाइन। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जब प्रॉस्पेरिटी आती है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि नाउ यू कैन ब्रिंग चेंज ऑल्सो। अब आप सोसाइटी में क्या ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो सच प्रॉस्पेरिटी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी दैट नाउ यू कैन ब्रिंग चेंज। इस बात को आप इस तरह से देख सकते हैं कि पंजाब में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद सडनली प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा, कहां पे, पंजाब में। और जब ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा, तो एक सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी आया कहां पे, लोगों के बीच में। और जब वो सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी आया डियर फ्रेंड, सो जो उनकी एस्पिरेशंस थी, एक नई ऐसी सोसाइटी बनाने की जो हमारे रिलीजन के कस्टम्स ट्रेडिशंस के हिसाब से चले, ये एस्पिरेशंस बाहर आई, और एक मूवमेंट चला, जिस मूवमेंट को ऐसा बोला गया कि एक खालिस्तान मूवमेंट है। तो ये एक मूवमेंट था नई एस्पिरेशंस को लेके, कि इकोनॉमिकली तो अब हम प्रॉस्परस हुए हैं, पॉलिटिकली भी हम एक मीनिंगफुल एंटिटी बनना चाहते थे, भले ही दैट मूवमेंट वाज सप्रेस्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट सच प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज गिव्स अ होप दैट नाउ यू कैन ब्रिंग चेंज। सो मैंने ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए कि कुछ कम्युनिटीज इंडिया में जो पहले इकोनॉमिकली रिच हो गए, बाद में उन्होंने मूवमेंट्स चलाए, और ऐसे मूवमेंट्स उनके लिए ज्यादा बेटर पॉलिटिकल एडवांटेजेस, रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये लेके आए। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मेनी टाइम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इट में आल्सो गिव राइज टू रिलेटिव डिप्राइवेशन। और जब आपका मनी आपके पास आ जाता है, तो आप स्टेटस चाहते हैं, इसलिए। और स्टेटस अगर आपके हाथ में नहीं है, तो आप इस तरह से देखें कि जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं कि जब कमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, एक नया अल्टरनेट सी ट्रेड रूट डिस्कवर हुआ यूरोप और एशिया के बीच में, एक क्लास ऑफ मर्चेंट्स, a class of traders, a class of businessmen, ये इमर्ज हुए। तो ये जो मर्चेंट्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये जो कमर्शियल पीपल हैं, इनका जो रेफरेंस ग्रुप बना, वो उस समय के रॉयल्टी थे, उस समय के रिलीजियस क्लास है। और इन्हें लगा कि पैसे तो हैं हमारे पास, बट इन्फ्लुएंस नहीं है, पावर नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कंपेयर्ड देमसेल्फ विद दोज हु वर इन पावर, एंड दे थॉट दैट दोज हु वर इन पावर दे आर लेस टैलेंटेड, लेस मेरिटोक्रेटिक, they are less progressive, and because of that a movement took place known as French Revolution। तो ये इस तरह का एक मूवमेंट आया फ्रांस में, क्योंकि आप इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो गए, बट पॉलिटिकली आपके पास क्या नहीं है, पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, और आप
इकोनॉमिक पावर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे पॉलिटिकल डोमेन में। सो वन इंपॉर्टेंट इवेंट टू प्लेस नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये बात डियर फ्रेंड आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ये तीन फैक्टर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, पहला चेंज इन रेफरेंस ग्रुप, दूसरा मीडिया एक्सपोजर, तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर राइज ऑफ फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है? यहां तक कोई डाउट नहीं डियर फ्रेंड? दिस थिंग इज क्लियर? देखिए क्लियर है तो से यस, गिव योर थम्स अप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले आप लोग ये बताइए कि यहां तक चीजें सही है या नहीं है? अभी तक देखिए मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, आई जस्ट डिस्कस विद यू पीपल कि सोशल मूवमेंट है क्या, जिसमें मैंने बताया कि कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक लीडरशिप होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, चेंज ओरिएंटेशन होना चाहिए, either in favor of change or against the change, and it should be outside the established authority system. ये सारी चीजें होंगी, then that particular collective action will be known as social movement. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? यहां तक कोई डाउट नहीं है? फाइन। अब ये हम आपके साथ एक और थ्योरी की बात करेंगे। जिस तरह से देखिए मैंने रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी के बारे में बात किया, उसी तरह से डियर फ्रेंड one more theory I am going to discuss with you people, and this theory is known as structural strain theory. इसे क्या बोला जा रहा है? Structural strain theory बोला जा रहा है, और इसको मैं समझाऊंगा भी आपको और एक एग्जांपल देके आपको अप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा, जिससे आप समझ पाए इसे कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी क्या है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हर सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो सोशल स्ट्रक्चर होता है डियर फ्रेंड, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लाइक एजुकेशनल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कल्चरल सिस्टम होता है। देयर आर न्यूमरस सिस्टम, एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज नॉट कांस्टेंट। ये फिक्स नहीं है, ये डायनेमिक है। इसमें हर दिन के साथ, हर मंथ के साथ, हर ईयर के साथ कुछ कुछ चेंज आते रहते हैं, और जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, जो आज के मापदंड हैं, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं, जो एग्जिस्टिंग वेज हैबिट्स हैं, ये टाइम के साथ क्या होती हैं? चेंज होती हैं। किस तरह से चेंज होती हैं? कुछ एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं, नए नॉर्म्स आते हैं। नए नॉर्म्स पुराने नॉर्म्स को क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं। पुराने नॉर्म्स कंप्लीटली बदल नहीं जाते, वो नए नॉर्म्स के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो जाता है। कई बार नहीं हो पाता तो पुराने नॉर्म्स को कंप्लीटली हटा दिया जाता है और नए नॉर्म्स को लाया जाता है। बट जब आप बात करते हैं ना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं करना है? चेंज नहीं करना है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप बोल रहे हैं चेंज विद स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी विद चेंज, सीक्वेंशियल चेंज, ग्रेजुअल चेंज, स्टेप बाय स्टेप मैनर चेंज, नॉट रेडिकल चेंज। तो ऐसी बात है, आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन तो नियति का नियम है, चेंज तो होगा ही होगा, बट ऐसा कोई भी चेंज ये स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, पूरे स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें की जाती हैं। तो नील जे स्मिल्सर ऐसा बोल रहे हैं कि सपोज सोसाइटी का कोई स्ट्रक्चर है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की वैल्यूज हैं, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, नई प्रैक्टिसेस, नए नॉर्म्स, नए वैल्यूज, इन एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज और एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करते हैं। बट सोसाइटी की एक रेजिलियंस लिमिट है, उस रेजिलियंस के अंदर ही ये सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया फैमिली के बारे में, मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया मैरिज के बारे में, तो बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स है। बट ये जो नए नए ट्रेंड्स हैं, ये जो एग्जिस्टिंग हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें सीक्वेंशियली या ग्रेजुअली क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। तो सच चेंजेस दे गॉट एडजस्टेड विद एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? सोसाइटी। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब ये जो स्ट्रेन आ रहा है सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर में, वो एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाएगा। जो सोसाइटी की जो रेजिलियंस लिमिट है उसके बियॉन्ड चला जाएगा, तब शायद ये जो आपकी रेजिलियंट लिमिट है ये ब्रेक हो सकती है। और जब ये रेजिलियंस लिमिट ब्रेक हो जाएगी डियर फ्रेंड, तब कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट्स क्या होंगे? इमर्ज होंगे। तो सोशल मूवमेंट्स विल इमर्ज
when such strain it goes beyond resilience limit of what society, तो जब सोसाइटी की रेजिलियंस लिमिट के बियॉन्ड ये चला जाएगा तब कहीं ना कहीं जाके सोसाइटी में इस तरह के सोशल मूवमेंट्स होंगे। इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बोलेंगे कि जब भी देखिए ऐसा होगा तो नील जे स्मेल्सर एक स्कॉलर है एंड नील जे स्मेल्सर इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल स्ट्रेन इज द अंडरलाइंग फैक्टर लीडिंग टू सोशल मूवमेंट। तो सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन इमर्ज हो रही है और ये जो स्ट्रेन है डियर फ्रेंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ व्हाट सोशल मूवमेंट। और जब भी इस तरह का कोई स्ट्रेन आएगा, इस तरह की उथल पुथल आएगी सोसाइटी में, तो लोगों में एक चर्चा का विषय बनेगा कि ऐसा हो रहा है बेसिकली, और लोग समझेंगे कि हाँ कुछ तो भी हो रहा है। मींस 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके पहले आप देखिए धीरे धीरे समाज के हर वर्ग में, चाहे वो फार्मर्स का वर्ग हो, चाहे वो स्मॉल हैंडीक्राफ्ट वाले पीपल हो, चाहे जो एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया है, सब में ऐसा जो डेवलप हो रहा था कि ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और जिस तरह से लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज थी उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ, कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा था वो उस रेजिलियंस लिमिट को क्रॉस कर गया और 1857 में आपने कर दिया, रिबेल कर दिया। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म लाने की कोशिश की, कंपनी के हाथ से जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स ने ले लिया, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें लाने की कोशिश की। बट आपने देखा कि किस तरह से 1858 से लेके 1885 के बीच में बहुत सारे चेंजेस फिर से हुए, और बहुत सारे चेंजेस जब हुए तो उसकी वजह से लोगों में एक तरह का जनरलाइज बिलीफ बदला कि आज अगर वो पुअर हैं तो बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, आज अगर उनके पास जॉब नहीं है तो बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, आज अगर उनके पास खाने के लिए नहीं है तो बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो देखिए समाज का जो हर वर्ग था, चाहे फार्मर्स हो, चाहे एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया हो, चाहे ओल्ड एज पीपल हो, सबको ऐसा लग रहा था कि वॉट एवर पॉवर्टी, वॉट एवर अनएम्प्लॉयमेंट, वॉट एवर मिजरी, वॉट एवर सफरिंग दैट इंडियंस वर फेसिंग, ब्रिटिशर्स आर रिस्पॉन्सिबल। और सिंस ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो एक जनरलाइज बिलीफ बना कि इंडियंस आर डिफरेंट एंड ब्रिटिशर्स आर डिफरेंट। इस तरह के बहुत सारा लिटरेचर को लिखा आरसी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने एक ड्रेन थ्योरी लाई और उसके थ्रू लोगों में एक बिलीफ बनाने की कोशिश की कि वॉट एवर कॉज ऑफ सफरिंग इज दैट इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ब्रिटिशर्स। इस वजह से हम गरीब हैं, इस वजह से पॉवर्टी है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से हमारा शोषण है, क्योंकि हम एक कॉलोनियल इकोनॉमी के द्वारा हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो एक जनरलाइज बिलीफ बनाया गया और देखिए ये बिलीफ लोगों में बन गया कि हाँ ठीक है ऐसी बात है, ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, एक लीडरशिप इमर्ज होगी और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आएगा। तो शुरू में अगर आप देखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप में से कुछ लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, शुरू में अगर आप देखें तो 1885 से लेके 1905 तक शुरू में कांग्रेस क्या कर रहे थे, बस कोशिश कर रहे थे एक नेशन बनाने की, इंडियंस के माइंड में फीलिंग देने की कि वी आर ए नेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हम सब एक हैं। इस तरह का भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे थे कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो धीरे धीरे कांग्रेस का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन रहा था, धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर एक लीडरशिप आ रही थी। तो सच ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, सच लीडरशिप प्रोबेबली इन फॉर्म ऑफ गांधी इन 1915 केम। मुस्लिम लीग के साथ एक लखनऊ पैक्ट हुआ, खेड़ा में कुछ हुआ, अहमदाबाद में कुछ हुआ। तो धीरे धीरे आप सोसाइटी के हर सेक्शन का सपोर्ट लेने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। एंड फाइनली दैट इवेंट टुक प्लेस। एक इवेंट की जरूरत होती है डियर फ्रेंड, एक चिंगारी की जरूरत होती है। जैसे वो चिंगारी आती है फिर फुल ब्लोन फायर हो जाता है और लोगों को लग जाता है कि अब नहीं है, बेसिकली अब तो हमें बाहर आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी थी, इट एक्टेड एज प्रेसिपिटेटिंग इवेंट। उसने एक चिंगारी ऐसा काम किया और इंडियंस को कन्विंस कर दिया कि ये हद है ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन की, इस हद तक ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तब आया जब फार्मर्स स्पेन में थे, मिल वर्कर्स स्पेन में थे, मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ कैलिफ इशू वो पेन में थे, यूथ रॉलेट एक्ट की वजह से पेन में थे,
और उसके बाद वो धमाका हुआ जब जलियांवाला बाग में फायरिंग हो गई, इंडियंस कन्विंस हो गए अब रिस्पांस देने की जरूरत है। गांधी ने मौके का पूरा फायदा उठाया, लीडरशिप दी, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस से ऑर्गेनाइजेशन दिया, तब जाके आपका पहला फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल नेशनल मूवमेंट लॉन्च हुआ। तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी है डियर फ्रेंड, कि सोसाइटी की एक रेजिलियंस लिमिट है, उस रेजिलियंस लिमिट के अंदर जब तक स्ट्रेन रहेगा तब तक सोशल मूवमेंट नहीं होगा। जैसे ही वो जो स्ट्रेन होगा उस रेजिलियंस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, देन देयर विल बी ए काइंड ऑफ डिसकंटेनमेंट, एक अनईज, लोगों के बीच में डिस्कंफर्ट पैदा होगी। लोग कंटेम्पररी जो सिचुएशन है उससे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो हांगकांग में एक नया लॉ लाया गया, उसके बाद लोग सड़कों पे आ गए। पहले से वो चाइना से नाराज थे, पहले से चाइनीज इन्फ्लुएंस से नाराज थे, बट सडनली पीपल इन थाउजेंड्स दे केम ऑन द रोड। सो देखिए हर सोसाइटी की एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है। नेपाल में लोग सड़कों पे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो उस लिमिट को क्रॉस कर गया है। तो जब यूपीए चल रहा था, यूपीए के टाइम पे देखिए बाहर ऐसी बातें आई कि कुछ स्कैम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर चीजें चल रही थी, चुपचाप चल रही थी। प्रतिभा देवी पाटिल जी हमारी प्रेसिडेंट थी, वो भी चुपचाप थी, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे चुपचाप थे, सब चुपचाप थे। बट सडनली एक दो इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, लोगों का मोमेंटम बन गया। और लोग जो पहले से डिस्कंफर्ट में थे, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे बात करूं तो अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडियन सोसाइटी में पिछले 10 महीनों से, ये जो कोविड की सिचुएशन है, समाज का हर वर्ग परेशान है। फार्मर्स परेशान है, जो वर्कर्स हैं बहुत सारे लोग की जॉब चली गई है, यूथ परेशान है, बहुत लोग की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग 2 टाइम का मील नहीं पा रहे हैं। देखिए एक डिसकंटेनमेंट है सोसाइटी में। उसमें देखिए अगर आप ऐसा कोई इवेंट लाते हैं कि सपोज आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपीस आएंगे, तो देखिए हो सकता है कि अभी लोगों का जो डिसकंटेनमेंट है इंडियन सोसाइटी की जो रेजिलियंस लिमिट है उसके अंदर है। बट ऐसा कोई बड़ा कोई इंसिडेंस हो जाए, कोई करप्शन का स्कैंडल सामने आ जाए कि सरकार के कुछ मिनिस्टर्स पैसे लेते हुए दिख रहे हैं, सडनली जो लोग पिछले 10 महीनों से टेंशन में, पिछले 10 महीनों से अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं समय आने का, सडनली वो बाहर पे आएंगे और एक मूवमेंट इरप्ट हो सकता है। ये है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन कि सोसाइटी की एक रेजिलियंस लिमिट है, उसके अंदर अगर इन डिसकंटेनमेंट को अब रख पाए लोगों के, इसलिए कि सरकार कुछ टाइम पे बोलती रहती है कि हम ये रिलीफ मेजर ला रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत 1, आत्मनिर्भर भारत 2, आत्मनिर्भर भारत 3। देखिए इस तरह की बातें क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि लोगों में एक तरह का आक्रोश है, लोगों में एक तरह की अनईज है, उसे कर्टेल करने के लिए आपको इस तरह के रिलीफ पैकेजेस की जरूरत है। तो एक बार में सरकार पूरा रिलीफ नहीं दे रही है, धीरे धीरे दे रही है, 1 2 3 4 ऐसे करके हर क्वार्टर में एक आपको रिलीफ दे रहे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, क्योंकि वो उस स्ट्रेन को, उस डिसकंटेनमेंट को एक लिमिट के अंदर रखना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि लोगों में गुस्सा है, बट देन ऑल्सो हमारे पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उसके अंदर हम काम कर रहे हैं और लोगों के गुस्से को लिमिट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस थिंग डियर फ्रेंड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी ये बोलती है कि मूवमेंट तब इमर्ज होगा जब मासेस में एक ऐसा कन्विक्शन आ जाएगा कि जो सरकारें हैं, जो शासन व्यवस्था है, दे आर नॉट वर्किंग फॉर देयर इंटरेस्ट, दे स्टार्ट डिबेटिंग, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग। तो देखिए यूपीए 1 के टाइम पे, यूपीए 2 के टाइम पे धीरे धीरे ऐसा हुआ और यूपीए 2 के टाइम पे लोगों में एक जनरल कंसेंसस आ गया कि अगर यूपीए 1 या यूपीए 2 ऐसा बोल रहे थे कि हमारा हाथ आम आदमी के साथ, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है और कुछ स्कैम की बातें हुई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कुछ रिपोर्ट आई, सडनली एक लीडर इमर्ज हुआ, एक लीडर जो कि कल तक ऑर्डिनरी लीडर था, सडनली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर की तरफ से इमर्ज हो गया और लोगों ने मोदी जी की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। सडनली वो गुजरात से आए, पार्टी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया और उन्होंने मौके को भुनाया क्योंकि समाज में एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थी। उस स्ट्रेन में लोग डिबेट कर रहे थे कि कौन उन्हें इससे बाहर निकालेगा। एक लीडर का इमरजेंस होता है, लीडर आता है और लीडर लोगों को मोबिलाइज करता है और कहीं ना कहीं आप इससे लोगों को बाहर निकाल ले आते हैं। तो देखिए इस तरह का जो होता है चेंज, दैट इज वाई बिकॉज आपका जो डिसकंटेनमेंट है, आपका जो स्ट्रेन है, वो सोसाइटी की रेजिलियंस लिमिट को क्रॉस कर गया है और अब सोसाइटी डिबेट कर रही है कि कौन हमें इससे बाहर निकालेगा। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी
एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर की तरफ से क्या हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, अगर मैं आपको बोलूं कि मनमोहन जी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिस्ट है तो गलत नहीं है, देखिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरे कहने से नहीं, अदरवाइज भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिस्ट है इनफैक्ट। बट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिस्ट ऑर्डिनरी पर्सन लगने लगता है और एक ऑर्डिनरी लीडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर लगने लगता है, क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रेन है वो रेजिलियंस लिमिट के बाहर चला गया है और सोसाइटी को एक लीडर की जरूरत है। वो लीडरशिप जो प्रोवाइड करेगा, सोसाइटी को बाहर ले आएगा, उसमें लोग को एक होप दिखता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी बता रही है कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से किस तरह से सोशल मूवमेंट क्या होता है, इमर्ज होता है। बट ये ठीक है, ऑलराइट, सोशल मूवमेंट इमर्ज हो गया, बढ़िया बात है। बट इस सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कौन करेगा? हु विल बी दोस हु विल सब्सक्राइब टू द आइडियाज ऑफ सोशल मूवमेंट? वो कौन से लोग होंगे जो इस सोशल मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे? वो कौन से लोग होंगे जो झंडे लेके आगे खड़े होंगे? आप लोग तो नहीं होंगे, आप लोग तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग से बोला जाएगा कि मूवमेंट चल रहा है किसानों का, आ जाइए, तो आप लोग बोलेंगे सोशियोलॉजी की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है। तो देखिए व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ द मूवमेंट, बट देयर माइट बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु माइट बी लीडिंग दिस फार्मर्स मूवमेंट। जो दिल्ली एनसीआर के जो बॉर्डर पे फार्मर्स बैठे हैं उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसके एक्टिव मेंबर होंगे। या शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट बहुत टाइम तक चला, वो मूवमेंट की कैटेगरी में ही आ गया था। बट क्योंकि जब बहुत टाइम तक कोई चीज चलती है और सस्टेन कर जाती है तो उसे मूवमेंट बोलते हैं। तो देखिए हु ऑल आर द पार्टिसिपेंट, कौन इसके पार्टिसिपेंट है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि who will be the leader of such movement, who will be those who will be the front line worker of this movement, who will be those who will wholeheartedly participate in such movement. So इसको लेके किताब लिखी है एरिक हॉयफर ने, और एरिक हॉयफर ऐसा बोल रहे हैं, उनकी किताब का टाइटल है ट्रू बिलीवर। और ट्रू बिलीवर में ऐसा बोल रहे हैं कि देयर आर पीपल, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अपने आप को एक बड़े एक हस्ती की तरह से देखते हैं, पर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। जो रोज शाम को ऐसा सोचते हुए सोते हैं कि अगर वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते तो कैसा होता, अगर वो देश के नेता होते तो कैसा होता। उनकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ही बड़ी है, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर उन्हें बस इतना ही पैसा मिला है, बट वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। सो दे आर दोस पीपल हु ऑलवेज वांटेड टू बी क्रिएटिव बट नेवर गॉट ए चांस। लाइक आप यूनिवर्सिटी के लेवल पे जब बीए कर रहे थे, आपको लगा कि मैं यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता हूं। जब ने अपने फादर को बोला तो फादर ने आपको चुपचाप बोला कि चुपचाप पढ़ाई करो, ये सब तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम नेता नहीं बन सकते, तुम बस घर में पढ़ाई करो। आप मतलब हमेशा चाहते थे कि आपके अंदर ये बात है कि आप लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप में लीडरशिप है, बट यू नेवर गेट ए चांस। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोग को इस तरह के मूवमेंट बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आईएसआईएस का मूवमेंट आया, इस्लामिक स्टेट का मूवमेंट, उसकी बात करता हूं मैं आपसे, क्यों हम केवल अच्छे मूवमेंट्स की बात करें, हम ऐसे मूवमेंट्स की भी बात करेंगे जो वायलेंट मूवमेंट है। और आप देखिए मूवमेंट की खास बात, मूवमेंट चल रहा है सीरिया में, बट यूथ आ रहा है जर्मनी से, यूथ आ रहा है स्पेन से, यूथ आ रहा है इंडिया से, यूथ आ रहा है बांग्लादेश से, यूथ आ रहा है पाकिस्तान से। देखिए व्हाट अ मूवमेंट यू हैव लॉन्च, कि आपने कोई फॉर्मल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी नहीं लाई कि हम एक फॉर्मल रिक्रूटमेंट ड्राइव ला रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म ला रहे हैं, इतनी सैलरी मिलेगी, आप आइए, ये खाने की व्यवस्था रहेगी, कुछ भी नहीं। आपने एक मूवमेंट लॉन्च किया और उसमें देखिए यूथ नॉट जस्ट फ्रॉम द सीरिया, नॉट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, दे आर फ्रॉम यूरोप, दे आर फ्रॉम अफ्रीका, दे आर फ्रॉम एशिया, दे आर फ्रॉम अदर कंट्रीज। हर जगह से लोग जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए कौन लोग जा रहे हैं, ये वो यूथ हैं जो टैलेंटेड हैं, जो अपनी लाइफ में काफी क्रिएटिव काम कर सकते थे, बट दे कुड नॉट गेट ए चांस टू शो देयर क्रिएटिविटी, एंड दे आर शोइंग देयर क्रिएटिविटी इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर्स में। वो ट्विटर प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं आईएसआईएस का, वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आईएसआईएस का, वो ऑनलाइन फंडिंग करा रहे हैं आईएसआईएस के लिए, वो ऑनलाइन वीडियो अपलोड कर रहे हैं आईएसआईएस के लिए। तो ये सब क्रिएटिविटी है, बट उस क्रिएटिविटी को आप नेगेटिव साइड में यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। ये वो लोग हैं डियर फ्रेंड जो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते थे, बट उन्हें बड़ा करने का चांस नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो रूटीन लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, 9 to 5 की जॉब में, 10 to 6 की जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है।
कुछ नया करना चाहते हैं और अपने आप को काफी टैलेंटेड समझते हैं. नॉट जस्ट बॉयज, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉयज, I am also talking about girls. Number of girls also participated in ISIS movement. So why? Why? Because they found no meaning. The life in which they were living, उसमें उन्हें meaning नहीं मिला है, and they want to take a chance. ठीक है, उन्हें लग रहा है कि इसमें एक meaning है कि we are fighting for God. हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं. ऐसी बातें उनको पढ़ाई गई, ऐसी बातें वीडियो में दिखाई गई कि कोई यूथ सुबह उठ रहा है, वो अपने माथे पे ब्लैक कलर का वो लगा रहा है, नमाज कर रहा है, फिर गन उठा रहा है और फिर लोगों से लड़ रहा है और इंसानियत के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं पैलेस्तीन में उसके लिए आप लड़ रहे हैं. इस तरह की जो बातें आपको बताई गई, इंडोक्ट्रिनेट किया गया. क्या किया गया? इंडोक्ट्रिनेट किया गया. तो ऐसे लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जो ऐसे मूवमेंट्स में आगे जाके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. तो एरिक हॉयफर in his book that is True Believer, he is talking about such kind of the people who are the people who are going to participate in such kind of movement, who are going to voluntarily submit कि हम इस मूवमेंट के साथ हैं, हम इस मूवमेंट को लीड करेंगे, हम इस मूवमेंट के लिए अपनी लाइफ दे सकते हैं, हम इस सुसाइड बेल्ट को बांधेंगे. ये वो लोग हैं बेसिकली जिन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते थे बट उन्हें चांस नहीं मिला. तो आप देखिए कश्मीर में ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो 10th तक काफी अच्छा उनका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा, बाद में दे एंड अप बिकमिंग टेररिस्ट, बाद में दे एंड अप बिकमिंग सेपरेटिस्ट. व्हाई? बिकॉज आप वो लोग हैं जो हमेशा कुछ बड़ा कर सकते थे या अपने बारे में ऐसा सोचते थे कि आप बड़ा कर सकते हैं, बट यू नेवर गॉट ए चांस. एंड व्हेन सच मूवमेंट्स इमर्ज यू टुक अपॉन योरसेल्फ. तो मेनी ऑफ द लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स अगर आप देखेंगे दे आर वेरी यंग लीडर्स. और वो यंग लीडर ऐसे हैं जिन्होंने उस मूवमेंट में क्या किया, उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. तब वो अपने 30s में थे, कोई 26 साल का था, कोई 28 साल का था और उन्हें लगा कि वो नेता बन सकते हैं बट उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास और चीजें नहीं है. तो जब ऐसा चांस आया तो दे कंटेस्टेड इलेक्शन एंड दे कंटेस्टेड इलेक्शन, नॉट जस्ट कंटेस्टेड, दे बिकेम एमएलए आल्सो. इनफैक्ट दे वर नॉट नोइंग कि वो बन जाएंगे. तो क्योंकि आप एक मूवमेंट से पॉपुलर हुए, क्या हुए, एक सोशल मूवमेंट से पॉपुलर हुए डियर फ्रेंड. उसी बात को एरिक हॉयफर हाईलाइट कर रहे हैं कि सच काइंड ऑफ पीपल दे आर द मेन पार्टिसिपेंट ऑफ मूवमेंट. फिर देखिए हर मूवमेंट का क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है. लाइफ साइकिल मतलब मैं बोल रहा हूं कि पहले तो देखिए क्या होता है कि एक जनरलाइज बिलीफ समाज में बनेगा, एक इस तरह के थॉट आएंगे कि हाँ कुछ तो भी गलत हो रहा है, उसको लेके एक डिबेट होगी, उसको लेके एक डिस्कशन होगा और फिर लोगों में एक जनरलाइज बिलीफ बनता है जिसकी बात नील जे स्मेल्सर बोले थे. तो हर जो मूवमेंट होता है उसका एक लाइफ स्पैन होता है. हर मूवमेंट अपने पीक पे जाता है, पीक पे थोड़ा सस्टेन करता है, फिर धीरे धीरे वो डाउनफॉल होता है और कहीं ना कहीं जाके उस मूवमेंट की डेथ हो जाती है विथ निगोशिएशन और विदाउट निगोशिएशन. तो फार्मर्स मूवमेंट जब अपने पीक पे है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया बात करने के लिए किसे, फार्मर्स को. इसी स्टेज पे जो कुछ हो सकता है फार्मर्स को या जो फार्मर्स को लीड कर रहे हैं उन्हें जो भी चाहिए वो उसी स्टेज पे हो सकता था. इसके बाद अब ये फार्मर्स मूवमेंट धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन करेगा और एक जगह जाके ये वैनिश हो जाएगा. आप कोई भी मूवमेंट देखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखें, जब अपने पीक पे था तो गांधी जी ने क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था. शायद ब्रिटिशर्स बात करने के लिए तैयार नहीं थे तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया. जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया अपने पीक पे गया, वो गांधी जी की भी पॉपुलैरिटी का पीक था. लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट हुआ और मूवमेंट क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया. सो हर मूवमेंट एक टाइम पे अपने पीक पे जाता है और जो लोग उस मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं डियर फ्रेंड, वो एस्टैब्लिश अथॉरिटी के साथ निगोशिएट करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. बट अगर उस मौके पे वो चीजें नहीं हुई तो आफ्टर सम टाइम मूवमेंट फिजल आउट कर जाता है. फिजल आउट इसलिए कर जाता है क्योंकि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं मूवमेंट में उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. आप अकेले नहीं है, आपके साथ फैमिली भी है. तो आप ऐसे किसी भी मूवमेंट पे, लाइक सपोज किसान अभी मूवमेंट कर रहे हैं, दिल्ली के आसपास डटे हुए हैं, बट उसकी एक लिमिटेशन है. 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ पार्टीज आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, आपकी एक फंडिंग हो रही है. देखिए हर चीज की एक लिमिटेशन है. उसी प्रोसेस में जो एस्टैब्लिश अथॉरिटी है उनके साथ निगोशिएशन करेंगी, कन्विंस करेंगी, इनके जो इंटरेस्ट हैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, सही गलत जो भी करके निगोशिएशन होगा और फाइनली मूवमेंट फिजल आउट कर जाएगा. तो
देर इज कैरियर ऑफ ए सोशल मूवमेंट, कि एवरी सोशल मूवमेंट हैज ए कैरियर, and once that career finishes, movement also finishes. So Gandhiji was very talented to that extent. He was really a good sociologist, good politician. उन्हें पता होता था कि यहाँ पे मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सस्पेंड नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद अपने आप मूवमेंट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी. सो जब मूवमेंट अपने पीक पे होते थे तो निगोशिएशन करने की आर्ट पता थी गांधी जी को, या मूवमेंट जब अपने पीक पे होते थे तो उसे सस्पेंड करने की आर्ट पता थी गांधी जी को, क्योंकि वो यही मानते थे कि प्रेशर, निगोशिएशन अगेन प्रेशर, इसलिए प्रेशर 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 नहीं. इसलिए सो देखिए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये जो यंग लीडर्स थे, ये बस प्रेशर 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 बोलते रहते थे. बट गांधी न्यू वेरी वेल कि हर मूवमेंट का एक लाइफ स्पैन है, हर मूवमेंट का एक लाइफ साइकिल है. वंस दैट लाइफ साइकिल इज कंप्लीट, मूवमेंट इज कंप्लीट. मूवमेंट परमानेंट नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम मूवमेंट्स किसी पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो आप देखेंगे शेड्यूल क्लास फेडरेशन, डिप्रेस क्लासेस फेडरेशन की बात की डॉक्टर अंबेडकर ने. द्रविड़ मुनेत्र खजगम डीएमके बना, जो द्रविडियन मूवमेंट था उसके रेमिफिकेशन के बाद. तो तमिलनाडु की जो सारी पार्टीज हैं उनके नाम ऐसे ही हैं, डीएमके, एमडीएमके, एआईडीएमके, पीएमके. देखिए क्योंकि ये वहां पे एक आइडियोलॉजिकल बेस बना, क्योंकि जो द्रविडियन थीम है फाइनली इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बात डियर फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज सोशल मूवमेंट. सोशल मूवमेंट क्या है मैंने आप लोग को समझाया. सोशल मूवमेंट के अलग अलग कंपोनेंट मैंने आप लोग को समझाया. सोशल मूवमेंट क्यों इमर्ज होता है उसको लेके मैंने दो थ्योरी आपको बताई. रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी मैंने आपको बताई कि किस तरह से ये जो दो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन करती हैं स्ट्रक्चरल रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मूवमेंट. दैट एस्पेक्ट आई डिस्कस विथ यू पीपल. देन who are those people who participate in this social movement, that aspect I discuss with you people. So देखिए next class I will start with revolutions. मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिवोल्यूशन के बारे में. आज तो मैंने आपको मूवमेंट पढ़ाया, हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे रिवोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद हम सेकेंड पेपर में आ जाएंगे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के, जहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें पढ़ेंगे. नेशन स्टेट, पॉलिटिकल एलीट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी. फर्स्ट पेपर के पर्सपेक्टिव से देखिए आई एक्सप्लेन यू पीपल. आई विल स्टार्ट विद सेकेंड पेपर पर्सपेक्टिव, और इस तरह से जो देखिए यूनिट्स हैं जो ओवरलैपिंग है दैट वी विल कंप्लीट फ्रॉम फर्स्ट पेपर एज वेल एज व्हाट सेकेंड पेपर. क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिए कि वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल, वेदर यू पीपल आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस और नॉट. परहैप्स इन नेक्स्ट 5-6 डेज हम एक टेस्ट फिर से लेंगे आपका पॉलिटिकल सिस्टम पे, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पे. उसके लिए आप लोग डियर फ्रेंड्स तैयार रहेगा. थैंक यू.